जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में सामान्य हिंदी की क्लास की शुरुआत की थी, जिसमें हमने भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, प्रकार व उसके विभिन्न रूप और उससे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। आज हम उसी सामान्य हिंदी की श्रृंखला का नेक्स्ट दूसरा पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक में आपको कम से कम 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इनको आप बार बार दोहराएंगे, देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तो हमने भाषा से आगे हम आज पढ़ते हैं, क्योंकि भाषा को परिमार्जित करने के लिए हमने पता है कि एक व्याकरण नामक शास्त्र का निर्माण किया गया, तो उसी का आज हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी में अब कोई भी भाषा है वो उच्चरित होती है। यदि वो मौखिक रूप से उच्चारित हो रही है तो वो मौखिक भाषा है, यदि वो लिखित रूप में आ रही है तो वो लिखित भाषा है। तो वो लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? एक लिपि की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? लिपि की। लिपि का मतलब होता है लिखने की शैली या लिखने का तरीका या लिखने की विधि, उसे बोलते हैं लिपि। तो किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा है, उसको जिस शैली में लिखा जाता है उसको लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेष बात यह है, जैसा इसमें बोला जाता है वैसे ही वो लिखी जाती है, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, लिपि की परिभाषा हो गई कि जो भी ध्वनि चिन्ह है उनको लेखन चिन्हों के रूप में जब हम लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। फैक्ट से संबंधित जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जिसका विकास कैसे हुआ, यह प्रश्न यूजीसी नेट 2018 में आया था। इससे संबंधित प्रश्न कि देवनागरी लिपि का विकास से संबंधित क्रम बताइए। तो मैं इसका सिर्फ आप बेसिक क्रम बता रहा हूं, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से इसका विस्तार है। तो सबसे पहले इसका विकास सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, और उसके बाद नागरी लिपि, और उसके बाद देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यह इसका क्रम है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, तो क्रम से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो यही इसका सीक्वेंस रहेगा, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी लिपि। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि देवनागरी लिपि भारतीय की हमारी लिपि होगी? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 343(1) में। 343, बस इतना याद है, 343(1), इसमें 4 एक बार आया। अब विभिन्न भाषाओं की कौन कौन सी लिपि है यह भी प्रश्न आता है, तो देख लो। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन 5 भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। जबकि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इनकी लिपि रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। उर्दू और फारसी की लिपि फारसी लिपि है। ये था लिपि से संबंधित फैक्ट क्वेश्चन, या इसके संबंध में मैंने जो आपको विवरण दिया है इसको बड़े ध्यान से देखने से आपको याद हो जाएंगे। इसमें 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हमारा मेन बिंदु शुरू होता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक विद्या है, एक शास्त्र है, एक ग्रंथ है। क्योंकि इसमें हम क्या सीखते हैं? व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और उसका शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यही इसकी परिभाषा बनती है। अब ये व्याकरण शब्द है, इसका शाब्दिक विच्छेद क्या है? देखो ये हम जब संधि पढ़ेंगे उसमें इसके आएगा। तो व्याकरण में शाब्दिक विच्छेद इसका है वी प्लस आ प्लस करण। करण यानी क्री धातु का शब्द है, ये इसका शाब्दिक विच्छेद हुआ। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ होता है
भली भांति समझना। जब हमने व्याकरण को भली भांति उसका विच्छेद कर दिया तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? भली भांति समझना है, विश्लेषण करना। किसका? भाषा का। किस तरीके से कि उसको लिखना कैसे है, उसका उच्चारण कैसे होगा, उसको हम कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे, उसको बोलते हैं व्याकरण। अब इसकी परिभाषा जो मैंने आपको बताई, भाषा के शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान देने वाले ग्रंथ या शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। अब है व्याकरण के अंग, भाग या प्रकार। प्रश्न यदि आए कि व्याकरण के कितने अंग हैं या भाग हैं या प्रकार हैं, तो व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ये इसके 3 होते हैं। ये 3 ही पूरी व्याकरण शास्त्र का निर्माण करते हैं। हम इनका बिंदुवार एक एक अध्ययन करेंगे और बहुत ही सारगर्भित तरीके से। तो सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार लिखा है, बहुत सी किताबों में आपको लिखे मिलेगा वर्ण, शब्द और वाक्य। वो भी गलत नहीं है। मैंने क्या कि विचार क्यों लिखा है, इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि वर्ण विचार। इसका मतलब यह है, वर्ण विचार की परिभाषा क्या हुई जो हमने यहाँ लिखी है व्याकरण की, कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग को क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। और ये सेम शब्दों में, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग, वाक्य में वाक्यों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग क्या कहलाते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम वर्ण विचार के संबंध में पढ़ेंगे। हमें सबको पता है कि वर्णों के सार्थक समूह, जो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उससे शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो चर्चा करते हैं वर्ण पे। वर्ण क्या है? वर्ण के बारे में जो परिभाषाएं हैं अलग अलग है, ध्वनि, वर्ण और अक्षर। ठीक है। वर्ण है वो उच्चरित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। परीक्षा में जो आज तक अमूमन बहुत से बच्चों के ये कंफ्यूजन है कि प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि प्रश्न आता है तो वो हमेशा क्या होगा? वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई डायरेक्ट पूछे, लेकिन यदि ये पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो वो हमेशा कौन सी होगी? ध्वनि होगी। प्रश्न को ध्यान से सुनना है और ध्यान से ही पढ़ना है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग पूछे तो वो हमेशा क्या होगा? वर्ण होगा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वो है वाक्य। इसके अलावा दूसरा प्रश्न क्या बनता है? अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई है? तो अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाई है। कौन कौन सी? एक है शब्द और दूसरा है वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द और सबसे बड़ी इकाई वाक्य। तो मैं पॉइंट बता रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुनो। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भाषा की शब्द और सबसे बड़ी इकाई वाक्य। अब आता है प्रश्न भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई, तो वो एक ही है और वो क्या है? वाक्य है। तो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अब आज से आपको हमेशा लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। इससे अगले वीडियो में हम वर्ण के भेद और उनके संबंध में चर्चा करेंगे। जितना मैंने बताया है, पढ़ाया है, उसको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।